Hello guys, I welcome you all to your YouTube channel. I hope आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। हम जीमेल ख़त्म कर चुके हैं और हम इंटरनेट का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। और हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ी, जैसे ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ क्या होती है, होम पेज, वेबसाइट कैसे खुलती है, नेविगेशन बटन, यूज़र इंटरफेस, यूआरएल, डीएनएस, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, यू और सीएसएस, जावा, एचटीएमएल। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको काफ़ी सारी नॉलेज हो गई। हमको पता हो गया कि इनका यूज़ क्या होता है और इनको कैसे कैसे इनकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं हम। मैंने अपने वेब ब्राउज़र में कई सारे टैब खोल रखे हैं। ये एक विंडो है और विंडो में कई सारे टैब खोल रखे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कितने भी n नंबर ऑफ टैब खोल सकते हो। ठीक, तो इसमें जो पहला मेरा टैब खुला है वो है इनबॉक्स का। अब इसमें एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि आप टैब को प्लस बटन पे या प्लस जो जो आपको साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करके कितने भी टैब खोल सकते हो, या फिर आप कंट्रोल प्लस टैब को दबा करके भी खोल सकते हो। सॉरी, कंट्रोल प्लस टी को दबा करके भी आप टैब खोल सकते हो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे कीबोर्ड में केवल 9 तक ही डिजिट होती है, और अगर आप कंट्रोल प्लस 1 को दबाओगे तो आपकी फर्स्ट टैब खुलेगी, और कंट्रोल प्लस 2 को दबाओगे तो सेकंड टैब खुलेगी। ऐसे ही करते करते आपकी कंट्रोल प्लस 8 तक 8वीं टैब खुलेगी, उसके बाद नहीं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहली वाली टैब में तो खुली हुई है मेरी, दूसरी वाली टैब में अगर मैं कंट्रोल प्लस 2 दबाऊंगा तो वो खुल जाएगी। ठीक, ये देखो आप, खुल जा भाई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और ये हम अब ट्राई करते हैं इसको। ये देखो, कंट्रोल प्लस 2 से खुल गई। ऐसे ही कंट्रोल प्लस 3 से या कंट्रोल प्लस 4 से, और अब हम कंट्रोल प्लस 8 दबाएंगे तो ये 8वीं टैब खुल जाएगी। अब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है। आई थिंक नहीं तो ये बहुत खुल जाती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज़ करो कि ये सारी की सारी देखो, ये 8वीं तक आ गई ना, तो ये कंट्रोल प्लस 8 तक खुल गई। ऐसे ही जैसे ये वाली टैब खुल रही है, इसमें आपने अगर एस्केप बटन दबा दिया तो ये वहीं पर रुक जाएगी। तो इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि पूरा का पूरा वेब पेज जब लोड होता है तो वो धीरे धीरे करके लोड होगा। वैसे तो वो होता तो मतलब हमको दिखता बहुत तेज़ है, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक लोड होता है, और हमको केवल ऊपर ही काम की चीज़ मिल गई तो हम एस्केप बटन दबा देंगे और ये पेज वहीं पर हो जाएगा, जिसको पूरा लोड होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई पेज लोड हो रहा हो और हमने एस्केप दबा दिए तो वो वहीं पर रुक जाएगा। जैसे ये वाला पेज सपोज़ करो, सेकंड वाला पेज है, ये अब लोड हो रहा है, तो मैंने टैब बहुत सारे खोल दिए ना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। अब ये यहाँ पे देखो कि ये जब लोड होगा और मैं अगर इसमें एस्केप दबा दूंगा तो ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक, अब ये इसके बाद लोड नहीं होगा, अब ये इतना ही रुक जाएगा। अब इसके आगे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा था वो ये है कि अगर मैंने कंट्रोल प्लस 1 दबाया तो फर्स्ट टैब खुलेगी, कंट्रोल प्लस 2 दबाया तो सेकंड टैब खुलेगी, ऐसे ही कंट्रोल प्लस 8 दबाया तो 8वीं वाली टैब खुल जाएगी। अगर मैंने कंट्रोल प्लस 9 दबाया तो सीधा लास्ट वाली टैब खुलेगी। बस ये बात का ध्यान रखना। देखो, सीधा 11वीं टैब खुल गई। ठीक, और इसमें भी अगर मैं एस्केप दबा दूंगा तो ये यहीं पर रुक जाएगी, इसके बाद ये आगे लोड नहीं होगी इसमें। ठीक है,
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज़ करो मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, और वेबसाइट खोलते हुए ये अमेज़ोन की वेबसाइट है। अब हमको ये मालूम होता है कि जो चीज़ हमको दिख रही है ये तो फ्रंट एंड है, एक इसका बैक एंड भी होता है। जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो वेबसाइट को डेवलप करने वाले भी दो तरह के इंजीनियर होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, एक होते हैं बैक एंड डेवलपर। ठीक ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो ऐप डेवलपर होते हैं, वो भी फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं। तो फ्रंट एंड तुमको दिखता है बहुत यूज़र फ्रेंडली है, अट्रैक्टिव है, काफ़ी सूदिंग लगती है जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं। पर अगर हम इसका बैक सोर्स देखेंगे तो वो अलग ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अमेज़ोन का अगर आपको, या किसी भी वेबसाइट का अगर आपको बैकएंड देखना हो, या आपको उसका क्या बोलते हैं, व्यू पेज सोर्स होता है, अगर आप लेफ़्ट की क्लिक करोगे उसके बाद उसमें व्यू पेज सोर्स लिखा हुआ जाएगा, तो आपको उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस पेज की। ठीक जैसे ये लिखा हुआ आता है यहाँ पे, एक मिनट, मैंने ये वाला पेज ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे ये आप इसमें शॉर्टकट की से भी खोल सकते हो, Ctrl+U दबा करके, तो ये मैंने पहले से ही खोल के रखा है। तो ये ऐसा दिखता है बैकएंड वाला। अब ये वही चीज़ है जो आपको फ्रंट में दिख रही है, बस ये बिल्कुल लैंग्वेजेस में है। ठीक ये देखो आप, पूरा का पूरा इन्होंने उसका लिख रखा है। अब ये चीज़ सारी की सारी मेंटेन होती है। जैसे आपने ये अलग अपनी अमेज़ोन की वेबसाइट खोली, तो इसमें ये वाली पिक्चर ऊपर क्यों आ रही है, या ये लिखा हुआ इधर क्यों आ रहा है, ये वाला इधर क्यों नहीं आया, ये वाला इधर क्यों नहीं आया, तो ये सब उसमें लिखा हुआ है पहले से। ठीक तो ये इस तरह से ये इसको डेवलप करके रखते हैं। अब इसके बाद एक बहुत छोटी सी और बहुत इजी सी शॉर्टकट की होती है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। देखो Ctrl+S सबको पता है, वो सब जगह यूज़ होती है। ऐसे ही Ctrl+R रीलोड के लिए यूज़ होती है, Ctrl+X कट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सब तो यूज़ होती है। Ctrl+F भी मोस्टली सब जगह यूज़ होती है। आप Ctrl+F को दबाओगे तो ये कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी हो तो वो आप Ctrl+F दबा दो और यहाँ पे सर्च कर दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपको सपोज करो मोबाइल फ़ोन सर्च करना है तो आप इसमें लिख दो, तो जहाँ जहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ आएगा ये वहाँ वहाँ पे अलग से कलर्ड आइटम में दिखने लग जाएगा, और इस पूरी की पूरी बार में आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे लिखा हुआ सर्च हो जाएगा। तो ये इसका भी एक बहुत अच्छा यूज़ होता है। अब मैंने आपको एस्केप बता दिया, एक बहुत छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। एक होता है डोमेन नेम एक्सटेंशन। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा या कभी वेबसाइट सर्च करी होगी तो उसमें पीछे .com लिखा होता है, .edu लिखा होता है, .in लिखा होता है। तो इन सब की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे .com है तो कमर्शियल वेबसाइट होगी, .edu है तो एजुकेशन वेबसाइट होगी, .org है तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, और .net है तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होगी, .mil मिल है तो मिलिट्री। तो ये सब टॉप लेवल डोमेन होते हैं। ठीक, और ये प्रोवाइड कौन कराता है, ये है डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट लेट कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल IP एड्रेस एसोसिएटेड देमसेल्फ विद अ स्पेसिफिक डोमेन नेम। ठीक, इसके बाद एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि ये अब अमेज़ोन की वेबसाइट खोली मैंने। ठीक, इस अमेज़ोन की वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये तो ज़्यादा ही वैसी हो गई ना, ये इस पे देखते हैं। यहाँ पर जो .com लिखा हुआ आ रहा है ये मैंने आपको बताया कि ये होता है टॉप लेवल डोमेन, ये होता है टॉप लेवल डोमेन। और seller.flipkart ये होता है सेकंड लेवल डोमेन। ठीक, यहाँ पर www क्यों नहीं है, क्योंकि www हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ठीक है, अब हम कोई नाम डालते हैं वेबसाइट में सर्च करने के लिए तो वो www अपने आप ही कंसिडर कर लेता है। आगे इसमें जो ये HTTPS लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
सर्विस, सॉरी सिक्योर। तो ये वाली वेबसाइट सिक्योर है, वैसे तो अब सारी ही लगभग सिक्योर होने लग गई हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। और ये दो स्लैश जो लगे हैं ये ट्रेडिशनली लगते ही आ रहे हैं, इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। ठीक, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये जो .com है ये है टॉप लेवल डोमेन, और ये जो seller.flipkart है ये है सेकंड लेवल डोमेन, और ये HTTP है, ये है प्रोटोकॉल। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप www लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम सब डोमेन बोलते हैं। ठीक है, पहले आता है टॉप लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर सब डोमेन, और फिर प्रोटोकॉल। ये पीछे की तरफ से क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वेबसाइट वेब ब्राउज़र को पीछे की तरफ से ही सर्च करता है। ठीक है, इसलिए इसका रूल है कि हम इसको पीछे की तरफ से पढ़ते हैं। अब इसमें हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, और वो कंसेप्ट मतलब आपको एक नई नॉलेज देगा इंटरनेट के बारे में। और वो कंसेप्ट ये है कि हम चाहे फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, व्हाट्सएप या कोई भी वेबसाइट चला लें, जब हम गूगल से या किसी वेब ब्राउज़र जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र है, इन सब से जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इससे केवल सरफेस वेब ही सर्च होता है। वेब के 3 पार्ट होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो सरफेस वेब जितना भी हम नेट यूज़ करते हैं वो केवल पूरे वर्ल्ड में वेब का 5% ही है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ लगेगी आपको। हम जनरल पब्लिक जितना भी नेट या जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करते हैं ये केवल 5% है। तो बाकी का 95% क्या है, वो बाकी का 95% है डीप वेब और डार्क वेब। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है, क्योंकि हमें को इसके बारे में ज़्यादा जानना है। सरफेस वेब तो हम यूज़ ही करते हैं, हमको पता भी है। तो पहले मैं सरफेस वेब के बारे में आपको 1-2 बार बता देता हूँ, फिर सीधा डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे। सरफेस वेब वर्ल्ड वाइड वेब का पोर्शन है जो जनरल पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, और इसको स्टैंडर्ड सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर लिया जाता है। ठीक है, और सरफेस वेब को हम विजिबल वेब भी बोलते हैं, जो हमको दिखता है। अब आती है दूसरी, ये है डीप वेब। डीप वेब भी वेब ब्राउज़र का एक सेक्शन है। अच्छा, सरफेस वेब में ना एक चीज़ और होती है कि इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग होती है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी, कौन सी वेबसाइट नीचे दिखेगी, तो इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम डीप वेब के बारे में आ रहे हैं। और डीप वेब में होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलते हैं तो हमको परमिशन चाहिए होती है, हमको यूज़र आईडी चाहिए होती है। सपोज़ करो आपका बैंक अकाउंट SBI में है और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। मैं भी और आप भी SBI बैंक की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरे बैंक अकाउंट में जा कर के ट्रांजैक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते, या मैं आपके अकाउंट में नहीं कर सकता, या आपको भी लॉगिन करना होगा तो उसमें आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो एक डीप वेब का पार्ट है कि आपको पहले तो आप ऑथोराइज्ड हो, ठीक, उसके बाद आपके पास परमिशन हो, फिर आपके पास आईडी पासवर्ड हो, तभी तो जा कर के आप डीप वेब का यूज़ कर पाओगे। तो डीप वेब एक आपको पेड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेड सर्विस का मतलब कि आपने उसके लिए आईडी पासवर्ड ले रखा हो या फिर आपने कोई पेड सर्विस ले रखी हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सपोज़ कर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लोगे तो आपने ख़रीदा हुआ होगा तभी तो आप उसको यूज़ करोगे, आपके पास आईडी पासवर्ड होगी ना उसकी। ठीक है, अब आता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है डार्क वेब। अब डार्क वेब आपका वेब का इलीगल पार्ट ट्रीट किया जाता है, हर केस में नहीं लेकिन मोस्टली केस में इसको इलीगल ट्रीट किया जाता है। डार्क वेब एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर पहली बात तो इसको हम नॉर्मली वेब ब्राउज़र से सर्च नहीं कर सकते, इसके लिए एक
अलग ही वेब ब्राउज़र यूज़ होते हैं जो कि इलीगल होते हैं, जैसे टोर ब्राउज़र हो गया, I2P हो गया, VPN हो गया। टोर ब्राउज़र काफ़ी फेमस है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टोर ब्राउज़र की मतलब होता है द अनियन रूट, और इसमें जैसे एक प्याज होती है, तो प्याज का क्या काम होता है, मतलब प्याज क्या होती है कि वो लेयर बाय लेयर फोल्डेड होती है हर तरफ से। तो टोर ब्राउज़र में जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो हमारी आईपी एड्रेस है, जहाँ से लोकेशन गई, वो कई सारे टुकड़ों में बढ़ करके आगे बढ़ जाती है, और फिर वहाँ पे भी जो नोड होती है उसकी भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो जब हम नॉर्मल वेब ब्राउज़र से सर्च करते हैं तो हमारी लोकेशन पता चल जाती है एकदम कि ये वेबसाइट की डिमांड कहाँ से आ रही है, लेकिन टोर ब्राउज़र में कोई भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाती कि ये जो डिमांड आ रही है ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो टोर ब्राउज़र का यूज़ ऐसे किया जाता है। अब इसका पॉजिटिव यूज़ ये होता है कि जैसे कोई पर्सन जर्नलिस्ट है उसको, या कोई एक्टिविस्ट है उसको, करंट गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिख रहा है वो, या कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो सरकार तो उसको एकदम उठा लेगी, पकड़ लेगी उसको कि भाई तुम गवर्नमेंट के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हो, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई वैसे भी नहीं बोल सकता। और डेमोक्रेटिक कंट्री की तो बात अलग है, लेकिन कोई अगर वैसी कंट्री में है, अरब नेशंस में है या फिर नॉर्थ कोरिया वगैरह में है, तो यहाँ पे तो एकदम सीधा गोली मार दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसी जगह पर टोर ब्राउज़र का ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें मैंने आपको टोर ब्राउज़र का यूज़ बता दिया। और इसका नेगेटिव यूज़ क्या होता है? नेगेटिव यूज़ होता है जब किसी को इलीगल वेपन सेंड करने हो, या जैसे किसी का मर्डर कराना हो, या कोई हैकर बुक करना हो, या मतलब कई सारी नेगेटिव चीज़ होती हैं, जैसे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल वीडियोस बहुत बैन है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन डार्क वेब में वो अवेलेबल हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपको रियल लाइफ में शूटर बुक करना हो तो आप वेब में सर्च करके देखना, आप वहाँ पे जोक्स ही मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डार्क वेब में ये सब चीज़ अवेलेबल होती है। डीप वेब में और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है कि डीप वेब में तो आप टोर को लेजिट पर्पस से यूज़ कर सकते हो, और डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। और डीप वेब में आपको आईडी पासवर्ड या एन्क्रिप्शन चाहिए होता है, जबकि डार्क वेब में आपको टोर ब्राउज़र यूज़ या उसका जैसे सिमिलर ब्राउज़र यूज़ करना होता है, फिर आप उससे सर्च कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जब कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करके अपने अपने पास ट्रैफिक लेकर के आए, और उसमें कोई भी मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जो कि इलीगल हो। उससे क्या होगा कि कंपटीशन अच्छा मेंटेन रहेगा, और जो अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएगा, ट्रैफिक लेके आएगा, उसकी वेबसाइट और ज़्यादा अच्छी दिखेगी, और उसके ऊपर गूगल उसको इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा ऊपर आने में। ठीक है, तो इसकी जैसे ये डेफिनेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। ठीक है, तो एक तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये कंसेप्ट डिजिटल मार्केटिंग के हैं। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, सपोज करो आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, आपने उसमें स्पॉन्सरशिप करी, जैसे आपने गूगल को पैसे दिए या यूट्यूब को पैसे दिए कि भाई मैंने जो है ये वीडियो बनाई है और इसको टॉप पे दिखाओ, तो वो टॉप पे दिखा देगा। इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ वेबसाइट्स बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट्स को दिखा देगा, ये उसको प्रमोट कर देगा, ऐसे ही आपके चैनल को भी यूट्यूब पे प्रमोट कर देगा। तो उससे क्या होता है कि आपके चैनल पे जब टॉप पे आएगा तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, गूगल को पैसे देने पड़ेंगे।
तो उससे क्या होगा, आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आएंगे तो आपका चैनल अपने आप ही रन करने लगेगा। अब जिसके पास पैसा है वो तो दे सकता है भाई, जिसके पास नहीं है उसको अपना मेंटेन करना पड़ेगा, खुद से ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें दो टर्म आती है कि भाई गूगल को पैसे देना पड़ेगा। अब सपोज़ करो कि कोई चैनल बना और उसने गूगल को पैसे देने हैं, तो वो किस हिसाब से पैसे देगा? ऐसे तो मतलब कि सपोज़ करो कि उसने बोला 1 महीने के मैं 1 लाख रुपए दूंगा, और 1 महीने में जो है मेरा चैनल 1 महीने तक टॉप पे दिखाना, तो होगा क्या कि लोग तो उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, और ऐसे तो चैनल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए देगा वो, लेकिन उस पर काम होगा नहीं। फिर आ, थोड़ा सा मिस हो गया ये बीच में, तो बाहर थोड़ा शोर आ रहा था। और तो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है कि वीडियो जब ऊपर आती है तो उसके ऊपर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो जितने ज़्यादा लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसको बोलते हैं पे पर क्लिक। जितने क्लिक होंगे इंडिविजुअल को, उस हिसाब से गूगल को पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी।